दिसंबर 1992 अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिर चुकी थी, पर उसकी सबसे तेज गूंज मुंबई में सुनाई दी। इसी दिन एक नाम अचानक महाराष्ट्र से नेशनल स्पॉटलाइट में आ गया और वो था बाळ केशव ठाकरे। जमलेल्या माझ्या तमाम हिंदू बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो, जब एक जर्नलिस्ट ने फोन करके बाळा साहब को पूछा कि बाबरी डिमोलिशन में शिवसेना का हाथ था या नहीं, तो उन्होंने बिना हिचकिचाहट के जवाब दिया, अगर मेरे शिव सैनिकों ने बाबरी मस्जिद गिराई है तो मुझे उन पर गर्व है। जब देश के ज्यादातर नेता सेफ डिस्टेंस बना रहे थे, तब बाळा साहब ने नैरेटिव अपने हाथ में लिया। गौरव तो है ही, बिल्कुल, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। बाबरी मस्जिद गिराने दी गई है, इसके नीचे हमारा जो टेम्पल था, मंदिर था राम का, वो हमने ऊपर लाया। वो जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था वो न्यू कंस्ट्रक्शन नहीं होना होगा, तो हमने ठीक है, कंस्ट्रक्शन कहाँ गया, उधर कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, डिस्ट्रक्शन हुआ। शिवसेना इस मूवमेंट का मॉरल ओनरशिप लेने के लिए तैयार। शिवसेना के कई नेता अयोध्या छोड़कर निकल चुके थे, ये बात बाळा साहब को भी पता थी, लेकिन उन्होंने क्रेडिट लेना चुना क्योंकि उनके लिए पॉलिटिक्स प्रेजेंस से ज्यादा परसेप्शन का खेल थी। एक ऐसे लीडर जो कुर्सी से नहीं अपने ऑरा से राज करते हैं। अगले कई सालों तक मुंबई और महाराष्ट्र एक तरीके से मातोश्री बंगले से चलाया गया। सरकारें बनती बिगड़ती रही, पर एक बात सब जानते थे, सिस्टम से ज्यादा ताकत बाळा साहब ठाकरे में थी। इसी डेमोक्रेसी की बात आप करें, काहे की? यहाँ तो डेमोक्रेसी कभी पैदा भी नहीं हुई, ना कहीं मैंने देखी। एक तरफ उद्धव ठाकरे थे जिन्होंने आइडियोलॉजी को सर्वाइवल के लिए नेगोशिएट किया, दूसरी तरफ राज ठाकरे जिनके पास फायर तो था पर डायरेक्शन नहीं था। रिसेंट महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन में लगभग दोनों की पार्टियां वाइप आउट हो गई। वही बीएमसी जो दशकों तक शिवसेना के पावर का बैकबोन रहा। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों ने चुनाव एक साथ लड़ा, पर रिजल्ट आप सबके सामने है। ठाकरे डायनेस्टी का वो रुतबा अब खत्म हो चुका है। ठाकरे बचेगा तो मराठी माणूस बचेगा। ये मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ, देयर इज नो ब्रांड ठाकरे। Perhaps for the first time in more than 2.5 decades, the Thakres are no longer going to be Mumbai's kings. Brand Modi wins the trust factor. The Thakres, remember, are currently facing an existential crisis. बाळा साहब ठाकरे ने एक मूवमेंट खड़ा किया था, पर उस मूवमेंट को चलाने के लिए जो खौफ चाहिए था, जो कन्विक्शन चाहिए था, वो उनके बाद कोई नहीं ला सका। 23 जनवरी 1926 पुणे के एक मध्यम वर्गीय मराठी परिवार में जन्मे बाळ केशव ठाकरे। उनके पिता केशव सीताराम ठाकरे सिर्फ एक राइटर नहीं थे, वो एक रिफॉर्मिस्ट थे। जाति भेद, अंधविश्वास और अंग्रेजों के बाकी छोड़े हुए कॉलोनियल माइंडसेट के खिलाफ बोलने वाले। बचपन से ही बाळा साहब को ड्राइंग का शौक था, और ये शौक सिर्फ आर्ट तक सीमित नहीं था। उनके कार्टून्स में पॉलिटिक्स थी, सटायर था और गुस्सा भी था। 1950s में उन्होंने फ्री प्रेस जर्नल के लिए कार्टूनिस्ट के तौर पर काम करना शुरू किया। उनके कार्टून्स करप्ट पॉलिटिशियंस, कांग्रेस की हिपोक्रेसी, कम्युनिज्म और मुस्लिम लीग पर शार्प अटैक करते थे। 1960s में उन्होंने एक मराठी वीकली शुरू की, मार्मिक। इसका फोकस क्लियर था, मुंबई और महाराष्ट्र में मराठी मानुस को सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया जा रहा था। मराठी के ऊपर ही हमने शुरुआत की शिवसेना की। महाराष्ट्र में मराठी लोगों का सम्मान नहीं किया जाएगा, मान नहीं रखा जाएगा, तो कहाँ रखा जाएगा? 1960s का मुंबई एक रैपिडली चेंजिंग शहर था, इंडिया का इकोनॉमिक इंजन। फैक्ट्रीज, पोर्ट्स, बैंक्स, ऑफिसेज सब यही कॉन्सेंट्रेटेड थे। मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन जो इस स्टेट के ओरिजिनल रेसिडेंट थे, उन्हें लगने लगा कि अपने ही घर में उनकी जगह कम होने लगी है, और मार्मिक इसी इनसिक्योरिटी को आर्टिकुलेट करता था। रिसेंटली बीएमसी इलेक्शन जीतने के लिए राज ठाकरे भी इसी इनसिक्योरिटी को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे, जब उन्होंने अन्नामलाई को टार्गेट किया। काल परवाकडे कोणतरी एक तामिळनाडूमधून रसमलाई आली होती, तो सांगतो मुंबईचा आणि म्हणजे महाराष्ट्राचा संबंध काय, तुझा काय संबंध आहे इथे याचा? उस वक्त रीजनलिज्म अपने पीक पर था। बाळा साहब लिखते थे कि मराठी यूथ को क्लर्क की जॉब्स भी नहीं मिल रही, जबकि बाहर से आए लोग पावर और पैसा दोनों कमा रहे हैं। महाराष्ट्र को उस वक्त आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया था। बाळा साहब ने इसे एक नाम दिया, मराठी मानुस। मराठी मानुस कोई कास्ट नहीं थी, कोई क्लास नहीं थी, ये एक इमोशनल कैटेगरी थी जिसमें गुस्सा, अपमान और स्वाभिमान सबका मिक्स था। 1966 में इसी गुस्से को ऑर्गेनाइज करने के लिए बाळा साहब ने एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया, शिवसेना, छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना। मेरा बेटा ठाकरे परिवार का था, और आज ये बाळ पूरे महाराष्ट्र सह अखंड हिंदुस्तान को अर्पण करता हूँ। उडुपी रेस्टोरेंट पर अटैक हुए, साउथ इंडियन बिजनेसेस टारगेट हुए, गुजराती ट्रेडर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए, और 1969 में बाळा साहब ठाकरे को कम्युनल वायलेंस भड़काने के आरोप में जेल भेजा गया। पर जेल ने उन्हें कमजोर नहीं किया, बल्कि उनकी पॉपुलैरिटी और पीक लेवल पर पहुंच गई। जब महाराष्ट्र जल रहा था, पुलिस फेल हो रही थी और सरकार हेल्पलेस थी, तब चीफ मिनिस्टर वसंतराव नाईक ने बाळा साहब से अपील की, मुख्यमंत्री से बात करो।
प्रधानमंत्री को बोलो, पावर तो उनके हाथ में है। साहब, आपको ही पता है कि बॉम्बे में पावर किसके हाथ में है। और जो काम पुलिस, सीआरपीएफ और एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पाई, वो बाला साहब की एक अपील से हो गया। वायलेंस रुक गया। बाला साहब का ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है एजिटेटर से पावर ब्रोकर का। तो अब वो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं एमएलएस के, तो उनको रिमोट कंट्रोल से उनको कंट्रोल करना कितनी ठीक बात है? देखो, ये एमएलए ने नहीं चुना उनको, मैंने बिठाया। ये नॉर्मल पॉलिटिक्स नहीं थी, ये पैरेलल अथॉरिटी थी। जब किसी बिल्डर का काम फंस जाता था, जब कोई मूवी अटक जाती थी, जब कोई लेबर डिस्प्यूट होता था, तो लोग पुलिस स्टेशन जाने से पहले शिवसेना के कार्यालय जाते थे। इस दौर में मुंबई अंडरवर्ल्ड का गढ़ था। एक्सटॉर्शन, थ्रेट्स, किलिंग्स सब आम बात थी। बाला साहब के पास फियर कैपिटल था। पुलिस का डंडा लिमिटेड होता है, कोर्ट की रूलिंग स्लो होती है, पर बाला साहब का इंसाफ इंस्टेंट था। इस पावर का सोर्स कोई आइडियोलॉजी नहीं थी, ये आई थी स्ट्रीट कंट्रोल से। शिवसेना की शाखा हर एरिया में थी। एडमिशन चाहिए, शाखा। हॉस्पिटल बेड चाहिए, शाखा। लोकल डिस्प्यूट हुआ हो, शाखा। साहब, मैं पैर पड़ता हूँ, लड़के को घर पे लेके आओ। 7 साल हो गए मैं लड़ रही हूँ पानी की लाइन के लिए। वो संडास को जाके आने के बाद टमरल मेरे घर के सामने रखता है। हर बार थोड़ी ना सुन के लेगा साहब, डाल दिया फिर मैं उसे। What's your stand on this current situation? 80s 90s आते आते इंडिया का पॉलिटिकल लैंडस्केप एकदम से बदलने लगा। कश्मीर में टेररिज्म पीक पर था। कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस होने लगा। और इस वक्त जब पूरे देश में कश्मीरी पंडितों पर डिबेट चल रही थी, तब बाला साहब ठाकरे पहले ऐसे पॉलिटिशियन बने जिन्होंने कश्मीरी पंडितों को शेल्टर दिया। जब राम जन्मभूमि मूवमेंट ने हिंदू आइडेंटिटी को ऑलरेडी पैन नेशनल बना दिया। चाहे तो पाकिस्तान में जाओ, मगर यहाँ नहीं, क्योंकि वो इस्लाम का ये देश है। जाओ वहाँ जाके नमाज पढ़ो आराम से। और बाबरी डिमोलिशन के बाद जो हुआ, उसने बाला साहब ठाकरे की हिंदू आइडेंटिटी को पूरा पोलराइज कर दिया। बाबरी के रिएक्शन में मुंबई जल रहा था। दंगे, कर्फ्यू, बॉम्ब ब्लास्ट, ऑफिशियल रिपोर्ट्स, कमीशन और टेस्टिमोनीज आज भी इस बात पर डिबेट करती है कि कौन रिस्पॉन्सिबल था, कितना रिस्पॉन्सिबल था। पर एक बात क्लियर थी, इस इंसिडेंट के बाद बाला साहब के वर्ड्स कभी भी न्यूट्रल नहीं रहे। जब बम फटते हैं उसके बाद में जो राइट होते हैं उसमें शिवसेना का हाथ रहता है। हाथ में पांव रहता है। तो क्या मार खाते रहेंगे? बम फटने के बाद हम क्या हाथ जोड़ेंगे? भाई क्या आवाज था, ये करें हम। बाला साहब ने अपनी लैंग्वेज कभी सॉफ्टन नहीं की। उनका यही ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स आगे एक डिकेड तक कंटिन्यू रहा। बट देन ही हैड टू चूज अ सक्सेसर। बाला साहब की सेहत गिरने लगी तो शिवसेना के अंदर एक क्वेश्चन बार बार घूमने लगा कि बाला साहब के बाद कौन? उद्धव ठाकरे बाला साहब के एकदम पोलर अपोजिट थे। इंटरेस्ट पॉलिटिक्स से ज्यादा फोटोग्राफी में था। वो केओस को ऑर्डर में बदलने की कोशिश कर रहे थे, बट उसमें एक प्रॉब्लम था। उद्धव के पास कमांड नहीं थी। उनके बोलने से लोग सुनते तो थे पर डरते नहीं थे। और शिवसेना जैसी पार्टी जो सड़क पर बनी हो, वो सिर्फ फाइल्स और मीटिंग से नहीं चलती। राज ठाकरे बिल्कुल बाला साहब जैसे थे। सेम बॉडी लैंग्वेज, सेम एग्रेशन, सेम टोन ऑफ स्पीच। उनका मराठी आर्टिकुलेशन लोगों को बाला साहब के गोल्डन डेज की याद दिलाता था। 2005 में जब राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़ी और अपनी अलग पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई, तो शिवसेना का स्पाइन ही टूट गया। बाला साहब के बाद शिवसेना के पास 2 ऑप्शंस थे। उद्धव के पास कंट्रोल था पर खौफ नहीं। राज के पास खौफ था पर डिसिप्लिन नहीं। स्ट्रीट लाइन का इनहेरिटेंस कभी सरनेम से नहीं होता। एंड हियर कम्स एकनाथ शिंदे। हिंदू हृदय सम्राट के बेटे के टेन्योर में महाराष्ट्र में पुलिस के सामने साधुओं को लिंच किया गया। शिवसेना के मेंबर्स ने वॉलंटरीली हज गोवर्स के लिए घर तक एस्कॉर्टिंग सर्विस शुरू कर दी। इसके अलावा कांग्रेस की तरह उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने मुस्लिम अपीजमेंट की हर अपॉर्चुनिटी पर कैपिटलाइज किया। एनआरसी जैसे लॉज को महाराष्ट्र से हटाया गया। जिन मोदी जी को बाला साहब ठाकरे लायन ऑफ गुजरात कहते थे, उन मोदी जी के अगेंस्ट भी उद्धव ठाकरे और उनके पार्टी के नेताओं ने स्टेटमेंट्स देने शुरू कर दिए। पुराने शिवसैनिकों को लग रहा था कि पार्टी का डीएनए पूरी तरीके से बदल चुका है। हिंदुत्व के नाम पर कुछ नहीं बचा है। स्ट्रीट पॉलिटिक्स से रिट्रीट हो रही है और डिसीजन मेकिंग में मातोश्री पूरे आइसोलेशन में। एमएलएस ग्राउंड पर जवाब देने में असहज हो रहे थे। केडर पूरी तरीके से कंफ्यूज था। शिवसेना का पुराना स्ट्रॉन्ग होल्ड, धर्मवीर, आनंद दिघे और एकनाथ शिंदे का गढ़। शिंदे कोई करिश्मेटिक फायर ब्रांड लीडर नहीं थे। उनके पास न बाला साहब ठाकरे जैसी ऑरेटरी स्किल्स थी, न राज ठाकरे जैसे क्राउड पुलिंग कैपेसिटी थी। पर शिंदे एक चीज समझते थे जो बाकी कोई समझ नहीं पा रहा था, स्पेशली उद्धव ठाकरे। शिवसेना सरनेम से नहीं, शाखा से चलती है। 2022 में जो हुआ वो सिर्फ एक रिबेलियन नहीं था,
वो एक मैथमेटिकल कू था। शिंदे शिवसेना की मेजॉरिटी एमएलए एक साथ गुजरात और आसाम पहुंच गए, पर ये बाला साहब के सिस्टम का लॉजिकल एंड था। शिंदे ने दिखाया कि पावर आज भी शिवसेना में है। उद्धव ठाकरे के पास एक ऐसी लीगेसी बची थी जिसके पास ना नंबर्स थे और ना ही ग्राउंड सपोर्ट। और जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे के खराब डिसीजंस की वजह से उनकी पार्टी टूटी, तो वहीं दूसरी तरफ राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स से कंप्लीटली इररिलेवेंट हो गई। आज भी एमएनएस के वर्कर नॉन मराठी पॉपुलेशन को असॉल्ट करते हैं, उनसे माफी मंगवाते हैं। ओवर द पीरियड मुंबई और महाराष्ट्र में नॉन मराठी पॉपुलेशन काफी बढ़ चुका है और ये उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के डायरेक्टली अगेंस्ट है। और इसी का रिजल्ट हमें रिसेंट बीएमसी इलेक्शंस में भी दिखा। कहा जा रहा है कि इस हार की सबसे बड़ी वजह राज ठाकरे इसलिए है कि राज ठाकरे ने आनन फानन बयान दे दिया, नॉर्थ इंडियंस को भी नाराज कर दिया, लुंगी पुंगी बोल के साउथ इंडियंस को भी नाराज कर दिया। आइडियाज कभी किसी डायनेस्टी का ट्रेडमार्क नहीं होती, वो नाम, परिवार और खून से नहीं चलती। बाला साहब की पॉलिटिक्स सिर्फ ठाकरेस की विरासत नहीं थी, वो एक आइडिया थी, अनकॉम्प्रोमाइजिंग, कन्फ्रंटेशनल और अनअपोलोजेटिक। और जब ठाकरे परिवार इस आइडिया के बोझ के नीचे कुचल गया, तब वो आइडिया मर नहीं गया, वो शिफ्ट हो गया उन लोगों के पास जो खुद को रियल शिवसेना कहते हैं, जो कोर पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, जो आइडियोलॉजी नेगोशिएट नहीं करते और जो हिंदुत्व पर कभी डील नहीं करते। क्योंकि आखिर में हिस्ट्री परिवार या सरनेम याद नहीं रखती, हिस्ट्री फोर्सेस याद रखती है, और फोर्सेस कभी मरते नहीं, बस हाथ बदल लेते हैं।